रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे हम आपको इस चैप्टर को समझाने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भाई एक हमारे यूजर थे, उनका बहुत कमेंट आया था, तो उसके बेसिस पे भी ये वीडियो अपलोड हुई है। और बाकी ये सबके लिए बेनिफिशियल भी है, क्योंकि अगर हम केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो हम जानेंगे ना केमिस्ट्री क्या है। हम आपसे बोले कोई भी मैटर जब भी बना है तो वो एटम से ही बना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात होती है एटम। आपको पता है कि लगभग 500 ईयर्स एगो, 500 साल पहले हमारे एक ऋषि थे, महर्षि कनद, ठीक है। उन्होंने बताया, उन्होंने मतलब पहले से चीज बताई थी कि एटम नाम की कोई चीज होती है, लेकिन सुनिए कैसे। उन्होंने कहा यदि आप किसी मैटर को, अगर हम किसी मैटर को जाएं और उसको हम डिवीजन करना शुरू कर दें, तो वो मतलब अगर हम किसी मैटर को डिवीजन करें, जिसे हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, अगर हम उसे टुकड़े करना शुरू करें, भाई कोई पदार्थ है उसका टुकड़ा करना शुरू, टुकड़े 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 करते 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 एक ऐसा पार्टिकल आएगा कि जब वो टुकड़ा नहीं होगा, मतलब जब उसका डिवीजन नहीं हो सकता है। तो जिसका डिवीजन ना किया जा सके उसी को बोलते हैं परमाणु। सुनिए, अब इसी वर्ड को, परमाणु ही वर्ड को हिंदी जो हमारे ग्रीक साइंटिस्ट थे, लुईसबर्ग थे और डेमोक्रिटस थे, उन्होंने बोला इसे जिस पार्टिकल के टुकड़े ना किया जाए, which particle does not division, जिसके हम टुकड़े ना कर सके, उन्हीं को कहते हैं एटम। अब समझ में आया एटम क्या होता है? भाई एटम वो पार्टिकल होता है जिसके हम टुकड़े ना कर सके। जो एक एटम होता है, ये समझ लीजिए, ये आपके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन 3 एटॉमिक पार्टिकल को जब हम मिला देते हैं तब हमारे पास एक एटम तैयार होता है। और ये चार्जेस होते हैं, तो इनको अलग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इनको अलग करेंगे तो एटम अपनी स्टेबिलिटी को खो देगा, ठीक है। तो अब जैसे थोड़ा आगे चलते हैं, फिर हमारी केमिस्ट्री में जहां इस चैप्टर में जहां हमने पढ़ा, तो 2 चीज हमारे पास सामने आई। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि एटम किससे कहते हैं। भाई एटम किससे कहते हैं कि जिस पार्टिकल के हम टुकड़े ना कर सके उसे क्या कहते हैं? एटम। तो भाई इसके लिए तो भी चीज हो गई कि एटम को ना कोई बनाता है और ना ही कोई खत्म कर सकता। भाई एटम क्या है कि कोई भी उसे ना बना सकता और ना उसे कभी भी खत्म कर सकता है। तो ये तो चीज क्लियर हो गई एटम के बारे में। अब यहाँ पे आया हमारे केमिकल फाउंडेशन में 2 लॉ यहाँ पे सेलेक्ट हुए, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास एक लॉ है, लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन। 2 लॉ है, लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन जो था ये आपके 5 पार्ट्स में डिवाइड हुए। जैसे कि सबसे पहला बोला जाने लगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास का कंजर्वेट होना, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास का कंजर्वेट होना। दूसरा लॉ जो हमने यहां पे देखा, लॉ कांस्टेंट प्रपोर्शन, है ना। तीसरा लॉ देखा, लॉ मल्टीपल्स प्रपोर्शन, ठीक है। 4th लॉ आपने देखा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, जो भी आपका जो भी केमिकल है उनका या जो भी कंपाउंड है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। फिर आया आपके पास लॉ 5, गे-लुसैक लॉ आपने पढ़ा है, अभी नहीं भी पढ़ा है तो आगे आप पढ़ेंगे गे-लुसैक लॉ को, गे-लुसैक, ठीक है। तो ये सारे लॉ आपके पास आए, लेकिन इन जो सिलेबस आप 9th में देखेंगे तो आपके पास ये 2 लॉ है। आज हम इन्हीं 2 लॉ के बारे में आपसे बात करेंगे, ठीक है। जिन्होंने नोट किया है नोट करिए, ठीक।
बहुत आराम से धीमे धीमे चीज समझेंगे, थोड़ा केमिस्ट्री का मैटर है, तो चीजों को जब हम बहुत अच्छे से समझेंगे तभी ये चीज क्लियर होगी। तो जैसे कि हमने एक लॉ की बात की, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेट का मतलब होता है एक चीज का दूसरी चीज में बदलना। कहने का मतलब है कि वो अपना ये कोई भी एनर्जी कंजर्वेट हो सकती है कि वो अपनी एनर्जी लेकर के आई, देन ये एनर्जी आपकी दूसरी चीज में बदल गई। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इसमें कहते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन रिएक्शन के समय होता क्या है, द सम ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, द सम ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल हो जाता है, द सम ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट आपके किसके इक्वल हो जाता है भाई, एक तरफ रिएक्टेंट होता है दूसरी तरफ क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, टू बी इक्वल, टू बी इक्वल। अब ये किसके इक्वल होगा, टू बी इक्वल टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट, टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट। कहने का मतलब है, देखिए जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आपने समझिए यहाँ पे एक किसी को आपने फ्रूट्स गिफ्ट कर दे, ठीक, फ्रूट्स गिफ्ट करें। अब उसमें क्या था, थोड़ा सा उसमें कुछ अमाउंट में मैंगो थे, कुछ अमाउंट में ऑरेंज थे, कुछ अमाउंट में मतलब एप्पल थे, मिला करके टोटल मास हो गया। जैसे कि सपोज दैट हमने 1 केजी यहाँ पे मैंगो ले लिया, 1 केजी हमने यहाँ पे एप्पल ले लिया और 1 केजी हमने 250 ग्राम हमने यहाँ पे ग्रेप्स ले लिए। अब ये अलग अलग अमाउंट में सारे लिए, ये क्या हो गया हमारे पास, रिएक्टेंट। अब जब मैंने किसी को गिफ्ट किया तो ये थोड़ी ना कहेंगे कि हमने उन्हें आम गिफ्ट किया, हमने उन्हें एप्पल, हम ही कहेंगे हमने उन्हें फ्रूट गिफ्ट किए। तो टोटल अगर कहा जाएगा कि भाई कितने फ्रूट्स गिफ्ट किए, कितना गिफ्ट किया, तो हम कहेंगे 2 केजी और साथ में ये 250 ग्राम, तो 2 केजी 250 ग्राम। तो ये भाई हमारा रिएक्टेंट और ये तैयार हो गया उसका प्रोडक्ट। ठीक है, फिलहाल ये तो फ्रूट की बात थी, हम आपको इसको केमिकली समझाते हैं, जरा समझिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं आपसे। जैसे माना कि हमारे पास एक रिएक्शन हम करने चले, तो ए अमाउंट का हमारे पास और बी अमाउंट का, ये दोनों हमारे क्या है, रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट है। तो ये जब मिल गए तो यहाँ पे इन्होंने एक बनाया, क्या, प्रोडक्ट बनाया। क्या बनाया यहाँ पे इन्होंने, प्रोडक्ट बनाया। भाई ये रिएक्टेंट मिल गए और क्या बनाया यहाँ पे, प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब क्या है, जितना रिएक्टेंट का देखिए सम है उतना ही प्रोडक्ट है। अब देखिए जैसे रिएक्टेंट है तो मैंने माना यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनी, मैंने 2 मोल में हाइड्रोजन लिया और मैंने ऑक्सीजन लिया और यहाँ पे मैंने वाटर बनाया। तो हाइड्रोजन का मास मैंने माना 2 ग्राम और इसका मास है जैसे 16। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट तैयार हुआ वो कितने ग्राम का तैयार होगा, वो तैयार होगा 18 ग्राम का। 16 ग्राम ये हो गया और 2 ग्राम ये हो गया। टोटल प्रोडक्ट कितने ग्राम का तैयार हुआ, 18। ना 1% ज्यादा ना 1% कम। यही जितना रिएक्टेंट के जो मास का सम होता है वो उसके प्रोडक्ट के मास के सम के इक्वल होता है। ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक, नोट कर लीजिए बड़ा से। यस, वेरी गुड। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये केमिस्ट्री है, थोड़ा सा ध्यान से मन लगा के पढ़िए क्योंकि बेटा आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं ना। और इसमें मतलब आपको क्या भाई, अगर आगे स्किप करके आप मतलब कि ज्यादा देर से नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत आपको होगी एग्जाम्स वगैरह में कि नहीं होगी। ठीक, अब आता है दूसरा लॉ जो है इसमें, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, तो इसमें भी कहते हैं ड्यूरिंग
रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के समय आपको पता है कोई भी एलिमेंट जो होता है वो एक फिक्स, भाई एलिमेंट फिक्स होगा, यही एलिमेंट होगा, और उस एलिमेंट का वो भी फिक्स होगा कि ये एलिमेंट जो है वो कितने प्रपोर्शन से होगा, सही है ना। तो हम लिख सकते हैं, देखिए इन द केमिकल रिएक्शन, इन द केमिकल रिएक्शन, भाई केमिकल रिएक्शन में जो भी काम करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन में तो जो भी कंपाउंड होगा, जो भी कंपाउंड है या जो भी हमारे पास कंपाउंड है, जो मतलब जैसे हमने H2O का एक कंपाउंड भाई, क्योंकि दो मोल्स मिलके बन रहे हैं या दो एलिमेंट मिल करके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, तो कंपाउंड है वो ऑलवेज जो है, ऑलवेज वो जो सर्टेन होगा, जो हम उसे पाएंगे द सेम, मतलब कि जो एलिमेंट होगा वो हमेशा सेम होगा, द सेम एलिमेंट, सबसे पहली बात तो द सेम एलिमेंट। फिर दूसरा क्या है, जब ये एलिमेंट जब प्रेजेंट होंगे इन द एलिमेंट प्रेजेंट होंगे इन डेफिनेट प्रपोर्शन, आप लिख सकते हैं इन डेफिनेट प्रपोर्शन। बात समझिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऑलवेज सर्टेन हमें देते हैं द सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रपोर्शन, मतलब जो एलिमेंट सेम होंगे वो डेफिनेट प्रपोर्शन में देंगे इन द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपसे कहा गया H2O, मैंने कहा H2O 18 ग्राम यहाँ पे 18 ग्राम यहाँ पे H2O जनरेट हुआ है, प्रपोर्शन में इसको कैसे समझेंगे जरा ध्यान दीजिए। H2O आपको पता है कि एक H का मास 1 होता है, तो 2H का मास कितना होगा, 2 होगा, एक O का मास होता है 16, O का भाई जो भी एटॉमिक नंबर होता है उसे जस्ट डबल आप मास कर देते हैं, 16 होगा। तो आपको ये पता चल गया कि टोटल मास कितना यूज हुआ है, देखिए 2 कितना है, H कितना यूज हुआ है 2 ग्राम, टोटल कर लीजिए, O कितना यूज हुआ 16 ग्राम, हो गया 18 ग्राम की नहीं। तो इसका मतलब जब इसका प्रपोर्शन निकाले जरा हम 2/16, अगर एक H2O की बात करें तो इसका प्रपोर्शन है 2/16, उसे कट करिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1:8 आया। अब इसी जगह जरा सा हम थोड़ा सा और बात करते हैं, अभी 18 था, जस्ट देखिए अभी आप तुरंत प्रपोर्शन का मतलब समझेंगे। हमने कहा 36 ग्राम H2O है, 36 ग्राम H2O है, अब इसका हमें प्रपोर्शन तय करना है, ठीक। 36 ग्राम H2O का मतलब आपके पास 4 ग्राम, जस्ट डबल कर दिया, देखिए 18 का जस्ट डबल करा, जस्ट डबल कर दिया यहाँ पे, तभी तो ये जस्ट डबल करा, तो 4 ग्राम आपका पास क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और ये आप इसको डबल कर लीजिए, 16 2 जा 32, तो आपके पास ये देखिए O2 है कि नहीं, देखिए 2 2 जा 4, 4H है कि नहीं है, तो 4H का मतलब 4, देखिए यहाँ पे H कितने, यहाँ पे देखिए इसको आराम से जस्ट डबल करा 18 का 2, अगर देखा जाए तो 4H है और 2 आपके पास O है, हमें इसे प्रपोर्शन दिखाना है कि प्रपोर्शन सेम रहता है हर में, देखिए तो 4H का मतलब 4 ग्राम ऑफ H हाइड्रोजन, 2O का मतलब है एक O का जो मास होता है 16 होता है, 2H का जो मास होता है वो कितना हो जाएगा 32, 2 इंटू 2O, ये O का है ना, तो कितना निकल आएगा 32। अब जरा हम इसका प्रपोर्शन तय करते हैं, अब हम इसका क्या तय करते हैं, प्रपोर्शन तय करते हैं, तो H कितना है 4, O कितना यूज हुआ 32, अब इसे कट करिए, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, देखिए सेम रेशियो आया कि नहीं, कहने का मतलब पहले से ही तय था कि 1 ग्राम है, मतलब कि अगर आप लेंगे तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ आप 1 मोल O के कंजर्व करेंगे, उसमें मिलाएंगे, तो चाहे क्वांटिटी कितनी भी बढ़ा दे, अब इसमें आप और मोल बढ़ा दीजिए, आप इसमें 3 मोल बढ़ा दीजिए और अलग अलग क्वांटिटी निकाल के देखिए डिवाइड करेंगे तो रेशियो है। अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर का जो मतलब रेशियो होता है वो रेशियो क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि 1:8 के अकॉर्डिंग वाटर को बनाया
जाता है। तो ये हो गया प्रपोर्शन, और जब इसके वेट को हम ऐड कर देते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई।